नमस्कार दोस्तों, ये हमारा इन्वायरमेंट का 6th टेस्ट है। इसमें हम 30 इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। विशेष रूप से UPPCS और ROARO और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज आर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? आवास विनाश, शहरी विस्तार और अवैध शिकार, ये तीनों कारण हैं। जब किसी जानवर का हैबिटेट जो है वो हो जाएगा लॉस, तो क्या करेगा जानवर? कहीं दूसरी तरफ जाएगा। शहरी विस्तार, यही जंगलों को काट कर शहर बसाना, और इल्लीगल पोचिंग और अवैध शिकार। ठीक है, तो सभी सही है। कलिंग क्या है? कलिंग शब्द का अर्थ क्या है? क्यूलिंग या क्यूलिंग जो भी है। फोर्स ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, सेलेक्टिव किलिंग ऑफ, ये सही है बी, टू कंट्रोल पॉपुलेशन। किसी जो जानवर या जीव की पॉपुलेशन जो है अगर वो बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, उसे मारने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, जैसे जो ह्यूमन के लिए हानिकारक है, जैसे नीलगाय थी, इन्हें सरकार ने अनुमति दी थी मारने की, कि ये किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? बोटेनिकल गार्डन। इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है पहले समझ लें। इन सीटू और एक्स सीटू, इसमें होता है कि हम किसी जो एनिमल या प्लांट जो भी है उसका कंजर्वेशन किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करते हैं। ठीक है, उसके ओरिजिनल हैबिटेट में नहीं करते। जहाँ उसका हैबिटेशन है वहाँ से हटाकर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर उसका संरक्षण करना। ठीक है, जैसे कि हम बोटेनिकल गार्डन बना देते हैं और जू हैं, बोटेनिकल गार्डन है, ये क्या है? ये सॉरी मैं गलत बता गया, वो ये एक्सीटू के एग्जाम्पल हैं। एक्सीटू मतलब उसके हैबिटेशन से अलग कंजर्वेशन करना। इन सीटू का मतलब है वहाँ उसके हैबिटेशन जो है वहीं उसका संरक्षण करना। एक्सीटू में बोटेनिकल गार्डन और जू आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो इसमें आप कौन सा इन सीटू है? इन सीटू मतलब उसके हैबिटेशन में ही कंजर्वेशन हो रहा है। बोटेनिकल गार्डन नहीं, जू नहीं, जीन बैंक ये क्या है? जीन बैंक है कि कहीं किसी स्थान पे जीन्स को प्रिजर्व करना। जैसे सिल्वाडोर ग्रीनलैंड में है। ठीक है, इसे वर्ल्ड सीड वॉल्ट भी कहते हैं। तो क्या ये एक्सीटू है। उसके कहीं और ले जा कर के हम स्पेसिफिक जगह पे इसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं वो क्या होते हैं? वो इन सीटू होते हैं, उन जो वहीं पे उनका संरक्षण करते हैं ओरिजिनल हैबिटेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप? रिजर्व फॉरेस्ट, मैक्सिमम लीगल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, पार्शियल राइट अलाउड, विलेज फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय कम्युनिटीज़। कौन सा सही है इसमें? सही है। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनमें मैक्सिमम लीगल प्रोटेक्शन होता है। ठीक है,
कि वहाँ जो एक्टिविटी अलाउ होंगी वो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में पार्शली राइट होते हैं, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज कर सकते हैं। और ये जो विलेज फॉरेस्ट होते हैं वो कम्युनिटी मैनेज करती हैं। फॉरेस्ट एक्ट ये किसके अंतर्गत आते हैं? फॉरेस्ट एक्ट 1928 का जो है उसके अंतर्गत आते हैं फॉरेस्ट एक्ट। जो कौन से? रिजर्व फॉरेस्ट। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क की विशेषता है? फीचर ऑफ नेशनल पार्क। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, ये नहीं। ग्रेजिंग परमिटेड, नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री विदाउट रेगुलेशन, सही है। राइट ऑफ द विलेज अलाउड, नहीं। ठीक, ये जो नेशनल पार्क होते हैं वो कोर एरिया होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। होती है कोई नहीं, लेकिन मैक्सिमम नहीं होती। अगर आपको जाना है तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती रिसर्च के लिए। ठीक है, परमिशन की आवश्यकता होती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? किस में है? ये तीनों में आपको मिलेगा, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? लोकेटेड अराउंड वाइल्ड लाइफ एरिया, डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, माइनिंग इज अलाउ विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, या नो बफर जोन। ये जो लोकेटेड एरिया अराउंड वाइल्ड लाइफ एरिया के आस चारों तरफ जो क्षेत्र होता है उसी को इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं, बफर जोन। और ये बफर जोन ये एक्ट एज ए बफर जोन ऑफ अ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए बफर जोन का काम करते हैं। कम्युनिटी रिजर्व और सेक्रेड ग्रीव किसके उदाहरण हैं? इको टूरिज्म, पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन, एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो इसका पार्टिसिपेटिव कंजर्वेशन है। जो कम्युनिटी रिजर्व है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी के द्वारा। सेक्रेड ग्रुप्स होते ये ट्राइबल कम्युनिटी, इन्हें सेक्रेड ग्रुप इनकी वर्शिप करते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटी होती हैं ये फॉरेस्ट ही होते हैं। ठीक है, ये लोकल पीपल इनमें जो वहाँ के स्थानीय समुदाय भागीदारी संरक्षण का उदाहरण है। IUCN प्रकाशित करता है ब्लू बुक, रेड डाटा बुक, ग्रीन इंडेक्स या बायोडाइवर्सिटी एटलस। तो ये रेड डाटा बुक करते हैं। साइटेस का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? GMO सेफ्टी, क्लाइमेट फाइनेंस, ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, मेराइन पोल्यूशन। तो ये ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, जो इंडेंजर स्पीसीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, स्पीसीज या वाइल्ड लाइफ है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ठीक है। CBD किस वर्ष अस्तित्व में आया? विच ईयर CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एडॉप्टेड? तो 1992। ओके। कार्टाजिना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजिना किससे संबंधित है? कोरल रीफ से, GMO से, बायोसेफ्टी से, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन या अर्बन प्लानिंग? एड्रेस बायोसेफ्टी अंडर CBD। ठीक है, ये GMO से बायोसेफ्टी, ठीक है।
नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है। फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, जेनेटिक रिसोर्स बेनिफिट शेयरिंग, पोचिंग कंट्रोल या लैंड डिग्रेडेशन। तो जेनेटिक रिसोर्स बेनिफिट शेयरिंग। इट इंश्योर फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। ये आनुवांशिक संसाधनों का लाभ साझा करने से संबंधित है। आईची टारगेट किस सम्मेलन से जुड़े? आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट बिलोंग टू UNFCCC, CBD, साइटेस या बासेल कन्वेंशन। तो ये CBD से बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आईची टारगेट अडॉप्टेड 2010 में अंडर CBD। ठीक है। 30x30 टारगेट का उद्देश्य है 30 endangered species revive by 30-30, 30% green cover by 2030, प्रोटेक्शन ऑफ 30% लैंड एंड ओशियन बाय 2030। यही राइट आंसर है कि 2030 तक हम 30% लैंड और 30% ओशियन बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करेंगे। ठीक है। ये किसके अंतर्गत आया था? ये घोषणा आई थी कुनमिन डिक्लेरेशन, चाइना। इस पे भी हमने डिस्कस कर रखा अपने इन्वायरमेंट सेक्शन में। कुनमिन बायोडायवर्सिटी फंड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कुनमिन बायोडायवर्सिटी फंड? प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन, हार्नेस क्लाइमेट माइग्रेशन, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। यही है सपोर्ट बायोलॉजिकल डेवलपिंग कंट्रीज इन अ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे मैप बोलते हैं, की शुरुआत किस संस्था ने की है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? UNEP, UNDP और यूनेस्को इसने इसे लॉन्च किया है। कब? 1971 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? विच वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये था आपका नीलगिरी। कहाँ है ये? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ठीक है क्या? ठीक है। नीलगिरी हिल्स हैं ये। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था? 1986 में। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन किससे संबंधित है? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन रिलेटेड टू ओशियन, फॉरेस्ट, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज से संबंधित है ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। एडॉप्टेड किसने? ये यूनेस्को ने 1972 में। 2010 में किस रूप में मनाया गया था? 2010 सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेन फॉरेस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट एक्शन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वेटलैंड। तो ये इंटरनेशनल डिक्लेयर बाय UN टू रेज अवेयरनेस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 2010 जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी indices अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बिटवीन इकोसिस्टम, बीटा डायवर्सिटी, विदिन अ पर्टिकुलर एरिया, गामा डायवर्सिटी, अक्रॉस लैंडस्केप। तो जो ये बीटा डायवर्सिटी वो होती है बिटवीन द इकोसिस्टम, हम कंपैरिजन जब करते हैं। अल्फ़ा जो हम विदिन एक जो इकोसिस्टम पर्टिकुलर एरिया का जब अध्ययन करते हैं। गामा जब पूरे एक लैंडस्केप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? A2
A2, B1 और C3। UN डिकेट ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। UN डिकेट ऑन रिस्टोरेशन फॉर कौन सा है? 2020 से 30 को UN डिकेट ऑफ रिस्टोरेशन बोला गया। सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव का उद्देश्य है। एम ऑफ सेंट्रल मैमल्स इनिशिएटिव इज फॉरेस्ट रीजनरेशन, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, वेटलैंड डेवलपमेंट, रिड्यूस सॉइल इरोजन। किससे रिलेटेड है? ये आपका स्नो लेपर्ड से। फोकसिंग ऑन माइग्रेशन ऑफ मैमल्स लाइक स्नो लेपर्ड एंड वाइल्ड एस। सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव। बायोडायवर्सिटी का आर्थिक मूल्यांकन किस परियोजना में होता है? किसमें होता है? विच इनिशिएटिव एक्सेस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी? टीप, रेड प्लस प्लस, UNCBD और IPCC। तो टीप क्या है? द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट वैल्यू ऑफ नेचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष? 1986। सॉरी 86 नहीं, 1972। जब 92 में किसके लिए? वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्शन के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ये इसी समय क्रोकोडाइल होता है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लागू होता है कब? किसमें लागू होता है? ईस्टर्न हिमालय में, ट्रांस हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाट या कोस्टल हिमालय। तो किसमें होता है ये? ट्रांस हिमालय रीजन जो है। ट्रांस हिमालय रीजन में कौन आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आते हैं ट्रांस हिमालय में। ठीक है, याद रखिएगा, इसी में ये स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट चलता है। सेक्रेट ग्रुप किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? पंजाब, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेघालय में। ठीक है। विच इज अ की स्टोन स्पीसीज इन इंडियन इकोसिस्टम? लंगूर, टाइगर, पीकॉक, हॉर्नबिल। तो टाइगर इज द की स्टोन स्पीसीज, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है उसे बैलेंस करते हैं, उसे ही की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं, जो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। ठीक है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, हमने अभी डिस्कस किया था, कौन है? जो अपने स्थान से कहीं और कंजर्वेशन होता है। सेक्रेट ग्रुव नहीं, सीड बैंक, यही उदाहरण है इसका। ठीक, नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे इसमें 6 टेस्ट में, और इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।